गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेंस द्वारा अपवर्तन पढ़ा था, किंतु लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात जो मैंने नीचे समीकरण लिखे थे, जो उनकी बिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी तथा उनके अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध था, आज हम उसे सिद्ध करना सीखेंगे, ताकि इस सूत्र का प्रयोग हम लेंस मेकर सूत्र अथवा लेंस की फोकस दूरी के लिए प्रयुक्त होने वाले सूत्र को प्रतिपादित कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक गोलीय पृष्ठ या उत्तल लेंस का रूप ले रखा है, उत्तल लेंस का आकार ले रखा है। यह इसकी मुख्य अक्ष है और गोलीय पृष्ठ है ABC। ये गोलीय पृष्ठ है या कांच का एक गोलीय लेंस है, तो इसका अपवर्तनांक अलग होगा और वायु का या विरल माध्यम का अपवर्तनांक अलग होगा। तो हमने विरल माध्यम का अपवर्तनांक ले लिया है N1 और जो लेंस है वो सघन माध्यम का काम कर रहा है, उसका हमने अपवर्तनांक ले लिया N2। अब हम इस मुख्य अक्ष पर एक प्रकाश बिंदु या प्रकाशिक वस्तु लेते हैं कि जहाँ से प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होगी, वो बिंदु है O। यहाँ से एक प्रकाश की किरण आपतित होती है लेंस के पृष्ठ ABC पर। किस बिंदु पर? इस बिंदु N पर। अब इस बिंदु N पर और एक प्रकाश की किरण किधर जा रही है? मुख्य अक्ष के अनुदिश उसके ध्रुव से होते हुए जा रही है, प्रकाशी केंद्र से। और जो प्रकाशी केंद्र से किरण जाती है वो बिना कहीं विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब हमें क्या आवश्यकता है? आपतन कोण की। आपतन कोण के लिए क्या आवश्यकता होगी? आपतन कोण के लिए हमें अभिलंब चाहिए। तो हमने क्या किया, ये जहाँ N पर आपतित हुई थी उस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब ये ले लिया MN, जिसको हम अभिलंब को पीछे की ओर बढ़ाएं या लंबवत लें तो वो किधर जाएगा? इस गोलीय पृष्ठ, ये जो गोलीय पृष्ठ है इसका अगर गोला पूर्ण करें तो इस तरह से पूरा होगा यहाँ पर, तो इसका केंद्र भी इधर होगा। तो वो कहाँ से जाएगा? यह लंब उसके वक्रता केंद्र से जाएगा। और क्यों जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि किसी भी गोले के परिधि से केंद्र पर जो भी लाइन खींची जाती है वो कैसी रहती है? लंबवत होती है। तो ये लंब रेखा यहीं से तो जाएगी एक त्रिज्या की भांति, तो ये गई। और अब हमने क्या लिया है? लेंस से वस्तु या प्रकाशिक केंद्र है जो कितनी दूरी पर रखा है? U दूरी पर। और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? R। यहाँ मैंने C1 लिखा है, क्यों? क्योंकि ये जो गोलीय पृष्ठ है इसको आप C भी ले सकते हैं और C1 भी। मैंने इसको C1 इसलिए लिख लिया है क्योंकि आपने पिछले सूत्र में पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक अगर संपूर्ण लेंस होता तो इसकी दो वक्रता केंद्र होते थे। अब हम इसका केवल एक गोलीय पृष्ठ ले रहे हैं। जब ये किरण यहाँ अभिलंब पर आपतित हुई या आपतन बिंदु पर यहाँ पर आई N, तो ये आपतन कोण हो गया MNO, जिसको हम I लेते हैं। फिर ये क्या है? यहाँ से विरल माध्यम से किरण सघन माध्यम जाए, सघन माध्यम में जा रही, ये अभिलंब है, तो क्या होगा? जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अब ये क्या करी? थोड़ा सा इसने अभिलंब की ओर झुक गई। जाना तो इसे ऐसे चाहिए था, अगर हम इसको डॉटेड रूप में देखें तो इधर जाना चाहिए था, किंतु किधर हुई? ये थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर झुक गई। और झुक के कहाँ हो गई? ये R, इसने जब झुकी हुई किरण ये निकली तो ये कहाँ जा रही है? मुख्य अक्ष से किस बिंदु पर मिल रही है? I बिंदु पर। तो I डैश बिंदु पर, I डैश इसका क्या हो गया? प्रतिबिंब। इस जगह पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा।
इसलिए हमने प्रतिबिंब की दूरी लेंस से कितनी ली है, वी आई डैश की, बी आई डैश है वी के इक्वल। और ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण आर। अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे कैसे कोण आए। अब ये देखिए, अब आप लोगों को थोड़ा सा गणित में देखना पड़ेगा, गणित के अकॉर्डिंग। ये देखिए तो एक लंब डालें एन से, तो यहाँ पर जा रहा है और ये बिंदु बी से थोड़ा दूर है। चूँकि लेंस बड़े पतले या गोले पृष्ठ लिए जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो बी बिंदु होगा और जो एन से मुख्य अक्ष पर लंब गिराए गए ये अत्यंत नज़दीक होंगे। इनके बीच की दूरी क्या होगी, बहुत कम या नगण्य मानी जा सकती है। अतः अब क्या हुआ, इस त्रिभुज में लीजिए, कौन सा त्रिभुज हम ले रहे हैं, एन ओ बी। उसमें देखें, आप त्रिभुज ना भी लीजिए तो आप केवल कोण पर देखिए, टैन कोण, कहाँ सा टैन का कोण, एन ओ बी। जब टैन का एंगल एन ओ बी लेते हैं तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा हो गया, एन बी अपॉन ओ बी। इसी प्रकार टैन का ये वाले त्रिभुज में लें हम यहाँ पर। अब हम त्रिभुज इसमें देखें, इस त्रिभुज में एन ओ सी में या एन बी सी में, एन बी सी, इसमें टैन का कौन सा एंगल ले रहे हैं, टैन एन सी बी। अब जब टैन थीटा ये ले लिया, इसमें भी लंब यही हो जाएगा, एन बी अपॉन आधार हो गया बी सी वन। तो टैन एंगल एन सी वन बी इक्वल टू एन बी अपॉन बी सी वन। इसी प्रकार एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा, एन आई बी। उसके अकॉर्डिंग ले तो टैन एन आई डैश बी, एन आई डैश बी इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू लंब एन बी अपॉन आधार बी आई डैश। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमने जो त्रिभुज लिए थे उनमें लेते हैं। अब हमारा कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज एन ओ सी वन में। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, एन ओ सी वन। इस एन ओ सी वन में त्रिभुज के ये देखें तो ये एक त्रिभुज की रेखा अगर भुजा को बढ़ा दिया जाए तो ये क्या बन गया, ये बहिष्कोण। और हमने ये पढ़ रखा है कि बहिष्कोण, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो आई बहिष्कोण है और इस नियम से आई क्या हो जाएगा, आई एंगल बहिष्कोण हो गया और अंतः दो कोण कौन से हो गए, ओ वाला और ये सी वाला, सी वन वाला। तो कोण एन ओ बी प्लस एंगल एन सी वन बी, ये बहिष्कोण से हो गया। अब एंगल की हमने देख ही रखा था, ये कौन सा एंगल है, हम टैन एंगल ले लें एन ओ बी। तो एन ओ बी था एन बी अपॉन ओ बी प्लस एन सी वन बी था एन बी अपॉन बी सी वन। ये आपका एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार अब हम इस त्रिभुज में लें, यहाँ पर इस त्रिभुज में कौन सा है, ये बहिष्कोण रहेगा। ये बहिष्कोण आर इक्वल टू, अब ये कैसा है बहिष्कोण, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग लें तो ये बहिष्कोण तो नहीं हुआ, बहिष्कोण तो ये हुआ, पर हमको ये अंदर का कोण लेना, ये बहिष्कोण इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए था। किंतु जब हमें ये कोण पता है तो ये कोण क्या हो जाएगा, इसका माइनस इसको। तो एंगल आर इक्वल टू एन सी वन बी, एन सी वन बी माइनस एन आई डैश बी। अब एन सी वन बी और एन आई डैश बी के वैल्यूज़ यहाँ से हम पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू एन बी अपॉन बी सी वन माइनस एन बी अपॉन बी आई डैश। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब हम चलते हैं स्नेल के नियम के अनुसार। स्नेल का नियम ऐसे तो आपने पढ़ा है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन टू वन, दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। पर यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती भी हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है साइन आई अपॉन
साइन आर इक्वल टू n/1, जिसको बोलते थे दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। यह कह सकते थे हम ऐसा कि दोनों माध्यमों के बीच के अपवर्तनांक का वो अनुपात होता था। तो उस सूत्र से देखें तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, हम इसको लिख सकते हैं। जब इसको हम ये लिख सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आई व आर के मान अभी हमने यहाँ से देखे हैं, ये इनको हम यहाँ पर रख दें। n1 NB अपॉन OB प्लस NB अपॉन BC1, कुछ नहीं, आपको बस साइन आई की जगह आई का मान रखना। और क्यों रखना है? क्योंकि जब कोण बहुत छोटे हो जाते हैं तो उसमें साइन का क्या मान लेते हैं, साइन के मान फिर उसी सेम कोण के अकॉर्डिंग हो जाते थे। n1 आई इक्वल टू n2 आर, यहाँ आर का मान रखा, ये हमारा नया एक समीकरण बन गया। अब देखिए, अब हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी के, मतलब लेंस वाले में नहीं, कार्तीय चिन्ह में हमने एक्स अक्ष वाई अक्ष देख ही रखा है। इसके अगर आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते थे तो इसके बाईं ओर की सारी चीज़ें निगेटिव और इधर की ओर पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव मूल बिंदु के। तो उसके अकॉर्डिंग OB वस्तु किधर रखी है, बाईं ओर रखी है, माइनस U। प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है, प्लस V। वक्रता त्रिज्या भी हमने किस ओर लिखी है, दाईं ओर ली है, वो भी प्लस R हो गई। अब इन वैल्यूज़ को हम अभी जो समीकरण 5 हमने बनाया था उसमें रखें तो इस तरीके का फॉर्मूला बनता है। NB अपॉन OB जो था NB अपॉन माइनस U प्लस NB अपॉन क्या था BC1, उसकी जगह R आया, इक्वल टू N2 NB अपॉन R माइनस NB अपॉन V। अब आपको NB दिख रहा होगा, सब में कॉमन चल रहा है, तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, NB को कॉमन लेके उसको कैंसिल कर देंगे और n1 अंदर इस कोष्टक में -1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन V बचेगा। अब हमें क्या क्या बचता है, हमें दिख रहा है कि 1 अपॉन R दोनों ओर है, तो हम इसको एक और ले लें। इसके लिए हम फिर से उसको ओपन करते हैं। हमने जब कोष्टक के अंदर इसको n1 को मल्टीप्लाई किया, इस कोष्टक में n2 को मल्टीप्लाई किया कोष्टक के अंदर, तो इस तरह का बना फॉर्मूला। अब इसमें से हम क्या करेंगे, R वैल्यूज़ एक तरफ ले लेंगे और बाकी V और U एक साइड ले लेंगे। तो हमने n2 अपॉन V माइनस n1 अपॉन U इक्वल टू n2 अपॉन R माइनस n1 अपॉन R। ये आपको समझ में आ गया होगा चिन्ह क्या क्यों लिए गए। ये माइनस में था तो इस साइड आए तो प्लस में हो गया, ये माइनस में रहा एज इट इज़। अब इनमें से एक कॉमन ले लेते हैं, ये इधर से n2 माइनस n1 को कॉमन करें तो LCM आपका सेम है दोनों के हर R। तो ये बन गया आपका गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र होता है। ये क्या होता है, एक तरह से बिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, लेंस की वक्रता त्रिज्या तथा दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के मध्य संबंध। और अब हम जब आगे लेंस से अपवर्तन या लेंस का सूत्र पढ़ेंगे फोकस दूरी का, तो हमें इन्हीं संबंधों या इसी सूत्र का प्रयोग करना होगा। इससे रिलेटेड आपको मैंने जो सूत्र था या इससे रिलेटेड मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि ये सूत्र मैं आपको समझाऊंगी। ये सूत्र हमने पढ़ लिया तो बस हमारा लेंस मेकर सूत्र पढ़ने में या समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू।